नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम पूजा कश्यप है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस में। हमारा पहला न्यूज़ आइटम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के। द सेंटर ट्वीक्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नॉर्म्स टू फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्वीक्स। ट्वीक्स मतलब जो लिटिल बिट ऑफ चेंजेस जो किए जाते हैं उसको कहा जाता है, जो लिटिल बिट चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस जो किए जाते हैं माइनर, उनको कहा जाता है ट्वीक्स। अगर ये कोई बड़ा चेंज होता है तो इसको बोला जाता है अमेंडमेंट, कहा जाता सेंटर अमेंड्स द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो अब जानते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या और क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, जो कि एक मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव है डिजाइन टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली पॉजिटिव एक्शंस। तो किसी भी शब्द को समझने के लिए हमें उसका वर्ड ब्रेक डाउन करना चाहिए। किसी भी स्कीम को ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन समझ के हमें क्या समझ आ रहा है कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू समथिंग टू एनवायरमेंट। दूसरा क्रेडिट, क्रेडिट अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में समझें तो इट इज रिलेटेड टू मनी सप्लाई, यानी अगर कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा और प्लस कुछ मनी से रिलेटेड होगा। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज को एनकरेज करता है टू अंडरटेक सच इनिशिएटिव्स जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो सके और इसके बदले जो गवर्नमेंट है वो उनको पे बैक करती है। तो गोल क्या है इस स्कीम का? So to encourage individuals, organizations and industries to undertake projects that improve environmental quality, go beyond just carbon reduction to encompass broader environmental benefit like cleaner air, water conservation and biodiversity improvement। अब समझिए इस चीज को, किसी भी चीज को, प्रोग्राम को या किसी भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए, कोई भी नेगेटिव चीज को ओवरकम करने के लिए हम दो स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी कि हम उस चीज को करें ही ना, तो नॉट डू एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस सच इम्पैक्ट। तो यहाँ बात हो रही है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, या जैसे कि पेड़ काटना, पेड़ काटने की वजह से जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। तो नेगेटिव अप्रोच क्या हो जाएगा इस चीज को लेकर के? इसको बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच हो जाएगा कि हम वो चीज करें ही ना, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल बैन कर दिया जाए। दूसरा होता है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच मतलब हम ये चीज कर रहे हैं बट इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं दैट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू ओवरकम द नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, जो कि ओवरकम करता है जो भी हमारा ईविल है उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। एफॉरेस्टेशन जैसे हमने पॉन्ड बना दिया या आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए, ये सारी चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच टू ओवरकम अ सोशल इविल। तो यहाँ जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है हमारा, ये इसी पॉजिटिव इम्पैक्ट पे फोकस करता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और द जीसीपी ये इसी पॉजिटिव अप्रोच पे फोकस करता है कि सिर्फ पेड़ ना काटने से नहीं होगा, सिर्फ इस चीज को लेकर के गाइडलाइंस बनाने से कि पेड़ नहीं काटने हैं, उस वो अप्रोच इज नॉट sufficient। The also approach which is needed is a positive approach कि इसके अलावा हमें कुछ और मेजर्स लेने होंगी, इस नेगेटिव अप्रोच के अलावा कुछ और पॉजिटिव मेजर्स लेने होंगे जिससे ओवरऑल जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चीज की करंट स्टेज क्या है। तो प्रोग्राम इज करेंटली इन इट्स इनिशियल फेज, जो कि फोकस करता है एफॉरेस्टेशन और वाटर कंजर्वेशन पे। एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट्स टू रिस्टोर देयर हेल्थ, और वाटर कंजर्वेशन यानी इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स दैट कंजर्व वाटर एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट। जैसे कि अब कोई पॉन्ड है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से खराब हो चुका है, तो कोई भी कंपनी ये इनिशिएटिव ले सकती है कि इस पॉन्ड का जो सौंदर्यीकरण है वो हम करवाएंगे।
इस पॉन्ड को वापस से रीस्टोर करेंगे। तो रीस्टोरिंग वाटर बॉडीज, ताकि जो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम है उसको हम रीस्टोर कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, तो वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को होने से नहीं रोक रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ। तो अब जो सेंटर ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो पहले था अप्रोच कि कोई भी कंपनी जो थी वो कुछ पेड़ लगाकर क्रेडिट क्लेम कर सकती थी, अब ऐसा नहीं है। अब द फोकस विल बी प्राइमरीली ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि इस लाइन में लिखा है। द ओवरऑल coordinator of the program, that is the Union Environment Ministry, has clarified that the primacy must be accorded to restoring the ecosystems over merely tree planting. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनाने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, रोड्स या फिर मॉल्स वगैरह बनाने के लिए पूरे के पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जो आरे फॉरेस्ट रीजन है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे कि हाईवेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए उसको कट किया गया। तो अब जो कंपनी है, मान लीजिए कि वो कहीं क्लेम करती है कि हमने 100 पेड़ लगा दिए और ये हो गया जी, लीजिए आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में हमने काम कर लिया, अब हमें जो है क्रेडिट दे दीजिए इस चीज़ का। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बदले 100 पेड़ लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अल्टीमेटली अब जो मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि सिर्फ merely forest planting trees is not the solution, और जो प्राइमरी फोकस है जो दिया जाएगा अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, वो दिया जाएगा रिस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम को। प्लस मिनिस्ट्री ने एक चीज और बोली है कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये स्कीम आता है। और जो क्लैरिफिकेशन है, जो ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ने, वो ये किया है कि कम से कम 1100 पेड़ पर हेक्टेयर लगाना होगा, तब तो जाके इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत कोई भी कंपनी जो है वो क्लेम कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो क्लियर गाइडलाइंस हैं वो इशू हो जाने से फ्यूचर में जो वेगनेस है, जो अनक्लियर चीज़ों की वजह से क्रिएट होती है, वो कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिप 15%, स्टेट्स लीड कैपेक्स राइज। तो यहाँ बात हो रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम सब जानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कि प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो हैं वो करती हैं। तो ये न्यूज़ आइटम कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें डिप देखा गया है 15% का, और जो स्टेट्स हैं यानी इंडिविजुअल स्टेट्स, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का राइज किया है। तो यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे कंपनी के, हमारी कंट्री के एसेट्स क्रिएट करता है, एसेट्स इंक्रीज करता है या लायबिलिटीज को डिक्रीज करता है, वैसा एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, एजुकेशन पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर हुआ, या हेल्थ केयर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर हुआ, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो और दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हो जाएगा कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि हमारी हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज इनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सैलरीज, जैसे कि हमारा जो लोन्स लेते हैं हम फॉरेन कंट्रीज पे और उस पे जो इंटरेस्ट देते हैं, यही है कैच।
कि जब तक इंटरेस्ट दे रहे हैं तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंटरेस्ट देने से वो लोन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। बट जब पूरा का पूरा लोन हम रीपे करते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे जो है हमारी लायबिलिटीज कम होती है। तो अब देखते हैं इस न्यूज में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ बात हो रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हो गई है। तो हम देखते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम होना एक न्यूज़ है। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना इन डिफरेंट स्फीयर्स इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट इज फॉर, इट हैज अदर पोर्टफोलियोज टू लुक फॉर। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। कोई भी इकोनॉमी तभी अच्छे से फ्लरिश कर पाती है जब उसमें गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली काम करते हैं। पूरी की पूरी पूरा का पूरा बेड़ा अगर डेवलपमेंट का गवर्नमेंट सेक्टर पे छोड़ दिया जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ डज द प्राइवेट सेक्टर हेल्प? पहला तो जॉब क्रिएशन। प्राइवेट कंपनीज आर द प्राइमरी जॉब क्रिएटर्स इन इंडिया। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट leads to new businesses and expansion of the existing ones, which translates to more employment opportunities. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टाटा का। अब टाटा की कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही है, स्टील की फैक्ट्री सेटअप हो रही है, मान लीजिए किसी भी स्टेट में, बिहार में सेटअप हो रही है, तो बिहार के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट तो कर नहीं रही है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के केस में टाटा की उसमें भी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस। यहाँ पे भी अगर उनका एक नया फर्म सेटअप होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सेकेंड इसी से रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। A significant portion of India's infrastructure needs private investment. This includes power, transportation, and telecom, which are essential for overall economic activity. Telecom का सबसे prominent example जो हम अभी देख रहे हैं वो है जियो। 5G का इतना फास्ट एवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ है, द क्रेडिट गोज टू जियो। सो प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसको आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब नई फैक्ट्री सेटअप होगी तो उसके आसपास रोड्स बनेंगे, उसके आसपास जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनेंगे, तो जो एरिया है वो पूरा डेवलप होगा। Third, innovation and technology. Private sector investment drives research and development in new technologies and industries. This keeps India competitive in the global market. इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी का, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है जियो एकदम फास्ट पेस से। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ड्रोन्स का। गवर्नमेंट से ज़्यादा आपको प्राइवेट कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि ड्रोन्स को यूज़ कर रही हैं, ड्रोन्स को डेवलप कर रही हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। और मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर इंडिया से बाहर इसका देखा जाए तो दैट इज स्पेस एक्स बाय एलॉन मस्क। और ये हमें हेल्प करता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हेल्प करता है कि अगर गवर्नमेंट किसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट ना भी कर रही हो तो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से वो जो फील्ड है वो उतने ही अच्छे से डेवलप हो रहा है जितना कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से होता। प्लस गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिलता है कि अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो उसके पास एक सप्लीमेंट्री फोर्स है प्राइवेट सेक्टर के रूप में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। However, there are certain challenges जैसे कि boosting public finances. Government funds are limited. Private investments help bridge the gap for crucial in social and infrastructure projects, easing the burden on public finances और improved efficiency. तो जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। पूरा का पूरा अगर स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है कि एक साल के बजट में पूरी की पूरी जो कि जितना भी उनका बजट अमाउंट है उसका 50% वो स्पेस सेक्टर के लिए अलॉट कर दे। तो वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो उनके फाइनेंसेस बूस्ट करने में। Second is next is improved efficiency. Private companies are often considered more efficient than public enterprises. जैसे कि एजुकेशन के मामले में, खास करके स्कूल एजुकेशन के मामले में हम देखते हैं कि पीपल प्रेफर प्राइवेट एजुकेशन ओवर पब्लिक एजुकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी है, जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है।
तो इस हिसाब से ये चीज़ें देखने के बाद हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पिलर है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इकोनॉमी में, और सेकंड व्हील ऑफ द इकोनॉमी कह सकते हैं। अगर फर्स्ट व्हील जो है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, तो सेकंड व्हील क्या है हमारा? प्राइवेट सेक्टर। तो इसको और हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो डिप हुआ है, दैट इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। क्या challenges हैं? तो current scenario. Private investment in India has been sluggish in the recent years due to factors like high bad loan rates in banks and concerns about the ease of doing business. दो चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए। पहला तो बैड लोन। अब बैड लोन क्या होता है? तो कोई भी लोन जब रीपे नहीं किया जाता है इन इट्स स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं बैड लोन। जो दूसरा नाम है बैड लोन का वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए, जो कि आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि बैंक्स का जो एनपीए है वो बढ़ गया है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, तो कई बार देखा जाता है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये लोन्स लेती हैं बट उसको रीपे नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो इनको लोन्स देने में कतराते हैं। तो अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वेस्ट करने के लिए जो फाइनेंस है उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ पे उनको प्रॉपर फाइनेंसेस नहीं मिल पाते हैं, तो दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस इन द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं कि बिजनेस करने में कितनी आसानी हो रही है। ईज मतलब आसानी, और बिजनेस करने में कितनी आसानी हो रही है, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये इंडिया में जो है पिछले कुछ टाइम तक अब जो था वो उतना इजी नहीं था इंडिया में बिजनेस करना, खास करके नई कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, उनका बाकी अप्रूवल्स जो उनको ज़रूरत पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी कम्बरसम प्रोसेसेस होती थी। तो इस वजह से जो नई कंपनीज थी, वो जो फॉरेन कंपनीज थी, जो वो इंडिया नहीं आना चाहती थी, नई कंपनीज इंडिया में सेटअप नहीं हो पाती थी। बट अब सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। Second is policy and regulation. A complex regulatory environment and bureaucratic hurdles can discourage potential investors. अगर हम पॉलिटी की बात करें या गवर्नेंस की बात करें, तो उसमें एक टर्म सुनने को मिलता है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जो बिल्कुल लकीर का फकीर हो जाना, कि जो भी प्रोसेस है उसको बहुत ही सॉलिड तरीके से फॉलो करना, बिल्कुल उसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं करना, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है किसी भी अप्रूवल का वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो जिस जोश के साथ वो किसी चीज़ को शुरू करते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, इतना कम्बरसम हो जाता है उनके लिए, कि वो जोश उनके अंदर नहीं रह पाता है। दूसरी चीज़ है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कि किसी भी चीज़ पे इतने रेगुलेशंस नहीं लगाने चाहिए कि अल्टीमेटली जो उसका गोल है वो ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। The Indian government is taking active steps to improve the investment climate by streamlining regulations, promoting ease of doing business and offering incentives to specific sectors, जैसे कि सिंगल क्लियरेंस विंडो। सिंगल क्लियरेंस विंडो कि जितनी भी क्लियरेंसेज हैं वो आपको एक ही विंडो के अंडर मिल जाएगी, अलग अलग जगहों पे भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टैक्स बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी कंपनी को ल्योर करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हमारा, इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% इन 2024 सेज UNCTAD। अब ये UNCTAD क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक वीडियो में हमने बात करी थी कि इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% टू 7.5%, और ये किसने कहा था? तो ये कहा था ADB ने। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ADB कहा क्या है, तो ADB इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था
कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में और क्यों ये इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो एक बॉडी है वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट दैट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग फेयर एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये है हमारा कीवर्ड कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मिशन क्या है? तो असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली द लीस्ट डेवलप्ड वंस टू इंटीग्रेट बेनिफिशियली इनटू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। तो जो पावरफुल इकोनॉमीज हैं वो किसी कुछ भी करके कुछ अपना जो है वो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में अपना जो पलड़ा है वो भारी करके रखती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। तो चाइना जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है और जो यूएनसीटीएडी है उसका ये काम है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो अभी तक उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं उनको भी एक इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सके ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में। क्योंकि वो हो सकता है उतनी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं ऑफर कर रही हूँ जिसकी वजह से लोग उनसे सामान ना खरीद रहे हो, या वहाँ पे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है वो उतना रोबस्ट ना हो जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हो पा रही हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें कि यूएनसीटीएडी जो है वो ध्यान देता है। क्या क्या एक्टिविटीज हैं? प्रोवाइड्स डेटा एंड एनालिसिस, फैसिलिटेट्स कंसेंसस बिल्डिंग अमंग मेंबर स्टेट्स एंड ऑफर्स टेक्निकल असिस्टेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इश्यूज। अभी कौन है इसकी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिन्सपैन जो कि पहली वुमन है टू होल्ड दिस पोजीशन। तो ऐसा जो न्यूज आइटम्स है ये हमारे स्टेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर्स इसके लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1964 में, और तब से ही इंडिया इसका मेंबर है by the UN General Assembly as a platform for developing countries to address trade and development challenges within the broader UN system। कि अगर कोई छोटी कंट्री है जिसको कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट से लेकर के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो वो इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है अंडर ब्रॉडर यूएन प्लेटफॉर्म कि अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको हम बताएं और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूज आइटम है हमारा ऑन इंडियाज हीट एक्शन प्लान्स। यहां बात हो रही है हीट वेव्स की। क्या होते हैं हीट वेव्स? तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं हीट वेव्स। ये कहाँ का क्राइटेरिया है? तो प्लेन्स का, जैसे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाले एरियाज। कोस्टल एरियाज में क्या हो गया? तो 37 डिग्री सेल्सियस और हायर। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज जो है वो कंपैरेटिवली कूलर होते हैं दैन द प्लेन एरियाज। तो यहाँ पे भी अगर 40 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है वो लगाएंगे तो वो ऑलरेडी डिफरेंस है, उनका जो टेम्परेचर है उसमें 4-5 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पे भी 40 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। थर्ड है हमारा हिली रीजन्स। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ देखिए यहाँ है लीस्ट और यहाँ है 37 डिग्री सेल्सियस और हायर, मतलब यहाँ पे भी कम से कम 30 डिग्रीज अगर पहुंच जाता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे हीट वेव्स। These temperatures must be significantly higher than normal, at least 4.5 degrees Celsius for an extended period to be classified as a heat wave। मतलब कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है तो उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यानी 39.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो हीट वेव क्लासिफाई किया जाएगा अगर ये फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड हो रहा है। तो एक दिन के लिए अगर टेम्परेचर जो है वो क्रॉस हो गया 35 डिग्री से या 35 डिग्री से 4.5 डिग्री ज़्यादा तो उसको हीट वेव नहीं बोलेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर वो क्रॉस कर जाता है तभी उसको हीट वेव बोलते हैं। कैसे होता है हीट वेव? तो सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हीट वेव्स, जैसे कि रिड्यूस्ड क्लाउड कवर।
हम जानते हैं कि अभी जो इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बारिश जो है वो कम हो जाती है। जब बारिश कम हो जाती है तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई प्रेशर systems. These systems cause sinking air, compressing it and raising temperatures. Third is reduced wind speeds. Stagnant air traps heat near the ground, preventing cooler air from entering the area. कि अगर जो हवा है वो चलेगी ही नहीं तो जो हवा है वो वहाँ पे रुक जाती है, जिसकी वजह से गर्म हवा वहाँ पे रुक जाती है, तो जो ठंडी हवा है वो उस एरिया को एंटर नहीं कर पाती है। Last is climate change. Raising global temperatures increase the baseline temperature, making heat waves more frequent and severe. इम्पैक्ट क्या है? तो हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एनर्जी पे, वाटर पे, लेबर प्रोडक्टिविटी पे, सब पर हीट वेव्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। हेल्थ में जैसे हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो असेंबली वगैरह में बेहोश हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं। एग्रीकल्चर में रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, विल्टिंग प्लांट्स एंड स्ट्रेस ऑन लाइफ स्टॉक। विल्टिंग प्लांट्स मतलब जो पौधे सूख जाते हैं। एनर्जी, increased demand for air conditioning putting a strain on the power grid. जितना एयर कंडीशन यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, उतना ही ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, जिससे कि जो पावर ग्रिड है उस पर जो स्ट्रेन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड इट इज अगेन लिंक्ड टू सब्सिक्वेंट क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज में अभी भी जो पावर का प्रोडक्शन है वो होता है कोल से, एंड दिस कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसके एमिशन से फिर से इन रिटर्न क्लाइमेट चेंज होता है। वाटर, इंक्रीज्ड यूसेज, वाटर यूसेज फॉर ड्रिंकिंग एंड कूलिंग पोटेंशियली लीडिंग टू शॉर्टेजेस। अभी हमने रिसेंटली देखा कि बैंगलोर में कितना बड़ा वाटर क्राइसिस जो है वो रिपोर्ट किया गया। तो ऐसे ऐसी चीजें जो है वो गर्मी के दिन में हमें देखने को मिलती हैं। लेबर, नेक्स्ट है लेबर प्रोडक्टिविटी। Heat exhaustion can lead to lower efficiency and productivity, especially for outdoor workers. अब इसको कम्बैट करने के लिए हीट वेव्स को इंडिया ने हीट एक्शन प्लान्स को डिवाइस किया है, और ये जो आर्टिकल है हमारा ये उन्हीं हीट एक्शन प्लान्स से रिलेटेड है। तो क्या होते हैं हीट एक्शन प्लान्स? एसेंशियली प्रिपेयर्डनेस प्लान्स फॉर एक्सट्रीम हीट इवेंट्स लाइक हीट वेव्स। कौन डेवलप करता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। They function as a comprehensive early warning system with strategies on various stages: preparation, response और recovery। कि क्या क्या 3 स्टेजेस में कैसे हम हीट वेव्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जब वो आएगा, हीट वेव जब डिक्लेयर होगा तो उस समय हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, और फाइनली अगर हीट वेव्स के जो इम्पैक्ट हैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। Problems they address: India faces severe heat waves and reducing heat related deaths is the national goal। तो पहले तो heat related deaths को reduce करना है। दूसरा, target vulnerable populations like outdoor workers, elderly and those without access to proper cooling। कि जो जो ज़्यादा vulnerable लोग हैं उनको address करना इस heat action plan का responsibility है या goal है। क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके? तो सबसे पहले एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। आईएमडी इश्यूज रेगुलर हीट वेव फोरकास्ट वार्निंग एंड वार्निंग्स टू ट्रिगर एक्शंस इन द प्लान्स। जैसे ही आईएमडी ने अपना फोरकास्ट किया, तभी ये उसके कोलैबोरेशन में है ना, जैसे ही आईएमडी ने अपना फोरकास्ट किया वैसे ही जो ये हीट एक्शन प्लान्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। प्रिपेयर्डनेस, this includes public awareness campaigns on staying safe during heat waves, ensuring availability of cooling spaces and fluids, and preparing hospitals for heat stroke cases। कि लोगों, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी किया जाता है कि घर में ही रहें, जो भी काम है वो घर से ही करें, स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्डनेस है फॉर डीलिंग विद हीट वेव्स। Response: During heat waves, plans including opening cooling centers, distribution of ORS packets and regulating outdoor work activities। कि जनरली कहा जाता है कि
11 बजे से लेकर के 4 बजे तक बाहर कोई भी काम नहीं होगा। कभी कभी सिवियर केसेस में हम देखते हैं कि सेक्शन 144 भी लगा दिया जाता है ताकि लोग जो है वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकले। Third, last, recovery. Plans emphasize post-heat wave analysis to improve future preparedness and identify areas for better response. कि कहाँ कहाँ हमसे mistakes हुए, उन mistakes को identify करना और फिर उन पे act करना, which is applicable in every sphere of our lives. हर बार हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो ये जो स्कीम्स होती हैं ये कुछ नया नहीं बताती हैं, ये वही चीजें बताती हैं जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। जैसे ORS, अब ORS मम्मी घर पे नमक चीनी पानी पिलाती हैं, तो ये चीजें क्या है, ये हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट उससे इनपुट्स लेकर के उसका एक पॉलिसी तैयार करती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट। एक एनालिसिस में मैंने कवर किया था कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो अब हमारा फंडामेंटल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में ही ये डिक्लेयर किया कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। अब ये किस केस में किया गया है, तो ये किया गया है के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में, विच इज अ लैंडमार्क डिसीजन। क्यों, तो पहला तो कहा गया कि राइट टू फ्रीडम फ्रॉम क्लाइमेट change under Article 14 and Article 21, that is right to equality and right to life of the Indian Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ के तहत राइट टू गुड क्वालिटी वाटर या राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सब ऑलरेडी हमें मिल रहा था। उसी के तहत जो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम क्लाइमेट चेंज है वो भी हमें मिलता है। तो ये जो केस है, ये पूरी स्टोरी समझिए। क्या होता है कि 2019 में एक केस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है एज पर IUCN। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के तहत भी ये उनके अपेंडिक्स 1 में आता है। यानी कि इनको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो इनका नंबर है वो बहुत कम बच गया है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं गुजरात और राजस्थान में, इंडिया में। इसके अलावा छोटे नंबर्स में ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट पॉपुलेशन जो इनका कॉन्सेंट्रेटेड है वो गुजरात और राजस्थान में है। तो अब ये जो केस था उसमें क्या हुआ कि 2019 में जो कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास और उन्होंने केस किया। क्या केस किया, फाइल्ड अ पिटिशन अर्जिंग द कोर्ट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम थ्रेट्स लाइक ओवरहेड पावर लाइन्स क्रिस क्रॉसिंग देयर हैबिटेट्स। अब ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत लंबी फ्लाइट नहीं ले सकते हैं, इनका जो फ्लाइट है वो काफ़ी नीचे होता है, तो इस वजह से जो ओवरहेड पावर लाइन्स होते हैं ये उनमें टकरा जाते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो ओवरहेड पावर लाइन्स हैं वो थे सोलर पावर लाइन्स, सोलर पावर लाइन्स। तो 2021 में रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन इम्पोज कर दिया ऑन द ओवरहेड लाइन्स इन अ मैसिव एरिया क्रूशियल फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन। और ये करीब करीब तो 9000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था जिसमें कि ये ब्लैंकेट बैन इम्पोज किया गया कि इस एरिया में अब किसी भी तरीके का कोई ओवरहेड पावर लाइन नहीं लगाया जाएगा। अब क्या होता है इसके आगे, तो 2024 में अब गवर्नमेंट जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है, आर्ग्यूइंग दैट इट सिग्निफिकेंटली हैम्पर्ड इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स, पर्टिकुलरली सोलर जनरेशन इन दोज एरियाज। अब समझिए, मैंने आपको बताया कि ये जो ओवरहेड पावर लाइंस थे ये सोलर केबल्स थे, सोलर पावर लाइंस थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट ना हो, सोलर एनर्जी का जो सोलर एनर्जी कंजर्वेशन है
उसको रोक दिया जाए। तो यही इसी ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट है उसने ये चैलेंज किया। तो जो हमारा हेडलाइन है कि आर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन एडवर्सेरियल चॉइसेस, तो अगर एक स्केल पे देखा जाए कि एक तरफ हमारा क्लाइमेट एक्शन है और दूसरी तरफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है। क्लाइमेट एक्शन कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट, क्योंकि केस में तो यही होता है कि जो दोनों पार्टीज होती हैं कॉन्फ्लिक्टिंग, वो अपोजिट साइड्स पे होती हैं, और ये है हमारे अपीलेंट, जो लोग अपील कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्लाइमेट एक्शन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते हैं, और यही एरिया है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स फाइनल जजमेंट एक्नॉलेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ कंजर्वेशन एंड क्लीन एनर्जी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि अब आपको एक मिडिल पाथ अपनाने की जरूरत है, जो कि दोनों ही चीजों पे फोकस करेगा। दैट इज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन है उस पर भी, और जो क्लीन एनर्जी का जनरेशन है उस पर भी। इसके लिए क्या करना होगा? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को कंसिडर करना होगा कि जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उसकी जगह अगर आप अंडरग्राउंड केबल्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें, कोई दूसरा एरिया है जहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इस जजमेंट के? तो स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन, recognizing the right against climate change strengthens legal grounds for stricter environmental regulations and climate actions. Secondly, sustainable development. The judgment pushes for a sustainable development approach that balances economic growth with environmental protection. जो मिडिल पाथ की मैंने बात की कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो या तो एक पार्टी को फेवर कर सकता था या दूसरी पार्टी को फेवर कर सकता था, बट सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ मिडिल ग्राउंड जिसमें कि दोनों के ही कंसर्न्स, क्योंकि वैलिड थे, गवर्नमेंट के भी कंसर्न्स वैलिड थे। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल बोला जाता है कि आप ये चीजें मत करिए, जैसा कि 2019 में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने किया, बट क्योंकि गवर्नमेंट की जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो वैलिड थी, रीजनेबल थी, इसीलिए ऐसा जजमेंट दिया गया। Third point is collaboration needed. The onus is on the government to develop a plan that considers both conservation and clean energy needs. This requires collaboration between environmental agencies, energy departments and stakeholders. सबके साथ मिल करके एक डिसीजन बनाना होगा ताकि जो environmentalists हैं उनके भी concerns, जो energy departments हैं उनके भी concerns, और जो बाकी के stakeholders हैं उनके भी concerns को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया जा सके। Uncertainties remain. The specifics of the final plan and its effectiveness in achieving both the goals remains to be seen. कि क्या जो बातें बोली जा रही हैं वो एक्चुअल में हो पाती हैं या नहीं, ये देखना जरूरी रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस आर्टिकल में बोली गई है वो बोली गई है जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क के बारे में। अब क्या होता है जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क? तो जस्ट का मतलब फेयर, यानी अगर आज हम बिल्कुल ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और कल को हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स गुड थिंग्स फॉर द इन्वायरमेंट, तो यहाँ एक्स से लेकर के वाई तक पहुंचने में एक ट्रांजिशन होगा, और उस ट्रांजिशन में बहुत सारे लोग अफेक्टेड होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन होना चाहिए ये एक फेयर ट्रांजिशन होना चाहिए, यही कहता है ये जस्ट ट्रांजिशन अप्रोच। A set of principles, processes and practices that aim to ensure a fair and equitable transition to a low carbon economy. It focuses on minimizing the negative impacts on workers, communities and regions reliant on high carbon industries like fossil fuels. जो most vulnerable sections हैं उन पे ये जो फ्रेमवर्क है वो फोकस करता है कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस की जो राइट्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज की जा रही हैं उन पे फोकस करता है कि इनको एटलीस्ट हम ध्यान में रखें ताकि इनका जो भी इनके साथ गलत हुआ है वो चीजें मिटिगेट की जा सके। तो जनरली हम देखते हैं जैसे कोई डैम बनता है तो उसके आसपास का जो हैबिटेशन होता है तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो जनरली छोटे लोग रहते हैं, छोटे इकोनॉमी के लोग रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं वो सब, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो
वहां से हटेंगे, कहीं और जाके अपना घर बना लेंगे, बट ये लोग अल्टीमेटली होमलेस हो जाते हैं। इस वजह से जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क जो है वो इस पे फोकस करता है कि इन लोगों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इस जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क का क्या लेना देना है इस केस से। तो यहाँ लेना देना है कि इस केस में जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो वी हैव टू इंश्योर कि while conserving energy, while the transition from coal energy to solar energy, जो ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसकी राइट्स कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क? तो रैपिड शिफ्ट इज नेसेसरी to combat climate change, but it can lead to job losses and economic hardship in certain sectors. अब कल को अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि कोल इंडस्ट्रीज सारी जो है वो क्लोज कर दी जाएंगी, इसमें लाखों वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वो कैसे कोप अप करेंगे? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि धीरे धीरे करके शिफ्ट किया जाए, और अगर रैपिड शिफ्ट भी हो रहा है जो कि नीड ऑफ द आवर है, तो इन वल्नरेबल सेक्शंस को ध्यान में रखा जाए। So this framework aims to create a smoother transition, providing support for those impacted. Core principles क्या क्या है? तो workers' rights and livelihoods, community development, social justice and just and equitable global approach. अब जैसे कि अगर बॉर्डर एरियाज में कोई डेवलपमेंट हो रहा हो तो इंश्योर करना है कि सिर्फ अपनी कंट्री के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम ध्यान में रखें। तो बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? स्मूदर ट्रांजिशन, सोशल एक्सेप्टेंस। अगर उनकी जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग थे उनको लगा कि जो नर्मदा नदी है वो खतरे में पड़ जाएगी उस डैम के बनने से। तो अगर हम जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करती है, तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो लोग हैं उसको होल हार्टेडली उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले। Creates opportunities for new green jobs and economic growth in clean energy sectors. जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं कि कोल इंडस्ट्रीज को बंद करने का, तो ये तो हो सकता है कि एक साल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जो ये वर्कर्स हैं इनको ट्रेन कर दे ताकि जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये एम्प्लॉयड हो सके, ताकि इनका भी जॉब लॉस ना हो और जो अल्टीमेट गोल है एनर्जी कंजर्वेशन का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो भी मीट किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मिसिंग कॉलेजेस। ये है हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में। तो रिसेंटली ऑफिशियली ये कहा गया कि जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया है वो है 1:834, which is far better than what is recommended by the WHO, which is 1:1000। तो ये आर्टिकल जो है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और कैसे इसको हम बेटर बना सकते हैं। तो ये इनका कहना हुआ कि भले ही ये 1:834 का रेशियो हमने अचीव कर लिया है, बट देर इज अ स्टार्क डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द अर्बन एरियाज एंड द लोकल एरियाज, सॉरी रूरल एरियाज। हो सकता है कि रूरल एरियाज में 10,000 पॉपुलेशन पे भी एक डॉक्टर अवेलेबल ना हो। तो अल्टीमेटली हमें इंश्योर करना है कि रूरल एरियाज में भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम वो इंश्योर किया जा सके ताकि हेल्थ जो कि एक बेसिक राइट है इंडिविजुअल्स का वो उससे डिप्राइव्ड ना हो। दूसरी चीज ये आर्टिकल कहता है कि हम एम्स सेटअप कर रहे हैं। जो एम्स है तो ये इंश्योर कर रहा है कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो उनको इंक्रीज किया जा सके, बट वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि इन डॉक्टर्स की जो क्वालिटी है वो जो है वो एट पार हो विद अदर डॉक्टर्स, ताकि सिर्फ डॉक्टर्स के भरे रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड डॉक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्या होगा? तो इम्पैक्ट क्या होता है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का? इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर नहीं है रिक्वायर्ड डॉक्टर्स तो जितना एक पेशेंट को अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ओवरबर्डन्ड हेल्थ केयर सिस्टम। Areas with low doctor population ratio often experience an overburdened healthcare
system. Doctors may be overwhelmed with patients, leading to longer wait times, rushed consultations and compromised quality of care. कितनी बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में लोग वेट करते रहते हैं डॉक्टर आएंगे, और कई बार इमरजेंसी केसेस में जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन हेल्थ केयर सिस्टम. डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं जो टाइम है उस पर. Next is health inequities. Disparities in the doctor population ratio contribute to health inequities, with marginalized populations like those in rural or economically disadvantaged areas facing greater challenges in accessing healthcare services. तो जो बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी चले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो की, क्योंकि वहां पे ही ये देखने को ज्यादा मिलता है. तो कौन से लोग वहां आते हैं जनरली? तो जो लोग उतना, जिनकी उतनी इनकम नहीं होती है, या जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो लोग, तो वहां पे अगर उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, तो ये एक तरीके का डिविजन क्रिएट करता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ आउटकम्स. गोल है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बट अगर एडिक्वेट नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करेंगे? तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रिलेटेड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या फिर रिलेटेड टू आयुष्मान भारत, या रिलेटेड टू विजन ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 30 years और नेक्स्ट 20 years, तो उसमें हम इन पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं. Increased workload on healthcare professionals. A low doctor population ratio puts increased pressure on healthcare professionals, leading to burnout, decreased job satisfaction and compromised patient care. कई बार हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जूनियर डॉक्टर्स ही पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, या कई बार नर्सेज, कंपाउंडर्स ही पेशेंट्स को अटेंड करते हैं. तो जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. प्लस जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं वो भी ओवरबर्डन हो जाते हैं, उनको अपनी जॉब से जो रिक्वायर्ड सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल पाती है. तो इससे निकलने का क्या तरीका है? इंक्रीज्ड मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि जितना से जितना हो सके हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, बट दैट टू गुड क्वालिटी डॉक्टर्स. नेक्स्ट, एंकरेजिंग रूरल सर्विस. ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं, उनका अगर 30 years का सर्विस टेन्योर है तो उनको ये मैंडेट किया जा सकता है कि हर 5 years पे आप 2 साल रूरल एरियाज में स्पेंड करेंगे, या फिर स्टार्टिंग के 5 साल आप रूरल एरियाज में स्पेंड करेंगे, जिससे कि रूरल एरियाज में जो अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे. Expanding telemedicine and telehealth services. Leveraging technology to provide remote healthcare services can help bridge the gap with low doctor population ratio, improving access to medical care. टेलीमेडिसिन क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम, जैसे कई बार जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे क्वालिटी डॉक्टर्स या ट्रेन्ड डॉक्टर्स हाई लेवल डिजीजेस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है कि एक लैपटॉप स्क्रीन से आप डॉक्टर्स से कन्वर्स कर सकते हैं. डॉक्टर्स आपको वहाँ से, भले ही वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन ना कर पाए, बट एक फीडबैक दे सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हेल्प कर पाएंगे जो पेशेंट है उसकी. प्रमोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर. स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज with a focus on preventive care and health promotion can help alleviate the burden on tertiary care activities, tertiary care facilities and address healthcare needs at the community level. हम जानते हैं इंडिया में 3 लेवल पे हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. और प्राइमरी जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में लोकेटेड रहती हैं. तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को जो है स्ट्रेंथन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एड्रेस किया जा सके. टर्शरी में आ जाता है एम्स, और सेकेंडरी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं वो. तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किससे एड्रेस हो पाएगी? इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स से.
और अल्टीमेटली किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स उस इकोनॉमी में हो, और हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर सबको मिल सके, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इसीलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंश्योर, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए खास करके कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंश्योर किया जा सके, मोस्टली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो मेंटेन हो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, उस पर ये पीडीएफ आपको हर रोज मिल जाएगा आफ्टर द वीडियो इज अपलोडेड। और बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।